हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का सीरीज एक शुरू किया है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए फॉर यूजीसी नेट, है ना, पेपर 2। अब आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि थ्योरी जो है आपने पढ़ा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, पीवाईक्यूज सॉल्व करना, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसके क्वेश्चंस ढूंढने जाओ तो आपको जनरली क्या मिलता है, एक क्वेश्चन बैंक जहाँ पे सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे कि टू 2023 का जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ आ जाएगा, है ना, या जून के पूरे क्वेश्चन पेपर एक साथ होगा, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना, उससे स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज, क्योंकि हमें पता है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो कि कैसे पढ़ना है फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी। तो हमने क्या किया है, हमने यूनिट वाइज जितने भी 10 यूनिट्स हैं उन सब के क्वेश्चंस, जितने भी पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल या 20 साल में पूछे गए हैं, ठीक है, उसमें कम से कम 25 के क्वेश्चंस के करीब, राइट, या 20 क्वेश्चंस के करीब हम लोग हर वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक यूनिट पे कम से कम 2 या 3 वीडियोस होंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1, विच इज इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चंस यहाँ से पूछ दिया जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार क्या है ये, कैसे पढ़ा जाए इसको, राइट, और ये कौन से अजीब अजीब से क्वेश्चंस है, तो उसको आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो इट इज वेरी वेल एंड वेरी गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करिए। ठीक है, ये कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप फ्री डेमो लेके देखो एक बार। मोस्ट प्रोबेबली आपको लिटरली बहुत अच्छा लगेगा, मेरे साथ आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको हम कवर कर सके, है ना। और साथ में हम लोग, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, एक प्रॉपर नोट्स, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, है ना, और आप खुद भी उससे पढ़ सकोगे। और साथ में हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे हर कॉन्सेप्ट्स को, यूनिट वाइज पूरे 10 यूनिट्स प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी किए जाएंगे। तो अगर आप जुड़े नहीं हो तो एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट गिवन व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए कि यू गाइस वांट टू जॉइन द कोर्स, एंड हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इज वेरी सिंपल, जस्ट 4000 रुपीज में आप पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कुछ डिस्काउंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्स। नाउ चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ऑन्टोलॉजिकल पैराडाइम्स, ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ठीक है, अब इनको आपको मैच करना है विद दीज पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि ऑन्टोलॉजी के सामने आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसर्चर्स ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पार्टिसिपेंट्स बीइंग स्टडी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेसिक सेट ऑफ बिलीफ दैट गाइड्स एक्शन, राइट। क्या बेसिक सेट है बिलीफ का जो एक्शन को गाइड करता है। थर्ड है कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड, मतलब क्या कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड होता है। और फोर्थ क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये इसके बारे में कौन बात करता है। तो यहाँ पे अब आपके सामने ऑप्शंस गिवन है और आपको मैच करना है, ए से क्या मैच होगा, बी से क्या मैच होगा, सी से क्या मैच होगा और डी से क्या मैच होगा। ठीक है, तो आपको मैं जस्ट 20 सेकेंड्स देता हूं, आप इसको करो। ठीक है, अगर आप सही करते हो तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। और अगर आपने इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी पैराडाइम वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो थिंक अबाउट इट, ट्राई करो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो अगर आप में से जिन लोगों ने भी बोला है सेकंड ऑप्शन सही है, तो यस वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कैसे सेकंड ऑप्शन सही है, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ रियलिटी।
राइट, कि रियलिटी कैसा है, नेचर ऑफ रियलिटी, इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, है ना, कि रियलिटी जो है वो रिलेटिविस्ट है, ठीक है, रियलिटी जो है रियलिस्टिक है, ठीक है, तो कैसी इसके बारे में जो ऑन्टोलॉजिस्ट है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रियलिटी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए का होगा फोर्थ। ओके। बी पैराडाइम्स। पैराडाइम का क्या है, पैराडाइम्स जो है बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक सेट्स ऑफ बिलीफ, राइट। ये जो है ये डिफरेंट बिलीफ के सेट्स है। वी हैव डिफरेंट पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी, राइट। अगर आप पैराडाइम्स देखो तो देयर इज मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल साइकोलॉजी, है ना, ऐसे करके सोशल पैराडाइम है। सो देयर आर सो मेनी पैराडाइम्स, राइट। और इन पैराडाइम्स में आपको ये डिसाइड करना होता है कि ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ क्या होगा, एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ क्या होगा, क्या मेथोडोलॉजीज होते हैं। अगर आपने इसको उस तरीके से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बी ऑप्शन का जो है बी का होगा सेकंड। सी, सी इज एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, है ना। स्टडी ऑफ नॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिसर्चर्स ट्राई टू गेट क्लोज एज पॉसिबल टू द पार्टिसिपेंट बीइंग स्टडीड। जो पार्टिसिपेंट को पढ़ा जा रहा है उनके कितने क्लोज जाया जा सकता है, ठीक है, वो करने की कोशिश करते हैं। तो सी का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट डी, डी का क्या होगा, डी का कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड। सो पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, राइट। दे आर वेरी रियलिस्ट, ठीक है। इनको लगता है कि ट्रुथ इज देयर, राइट, ट्रुथ जो है वो है और वो चेंज नहीं होने वाला, हमें बस उसे फाइंड करना है, राइट। और ये कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, दे बिलीव दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, राइट। आई गेस ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन वी फील ट्रैप्ड इनटू अ सोशल एंड रिलीजियस bondages and these bondages becomes part of our life, these are inborn and cannot easily be broken. However, it is necessary to erase the boundaries to lead strong emotional life. In this situation, how a person should tackle, explained in which part of Bhagavad Gita? नाउ अब भगवत गीता से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने नेट के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको आइडिया होगा कि भगवत गीता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इंडियन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लिटरली इट इज अ, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। अगर आप देखो कि ये जो पूरी फिलॉसफी है, राइट, कि when we feel trapped in social and religious belongings, right, bondages, जब हम सामाजिक bondages में अपने आप को जकड़ा हुआ पाते हैं, है ना, तो किस तरीके से उससे निकला जाए, राइट। क्योंकि आपको अगर याद है, अगर आप लोग महाभारत जानते हो और आपने अगर महाभारत पढ़ी है या देखी है तो आपको पता होगा कि एक सिचुएशन आता है जब अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर देता है एंड अल्टीमेटली ही डिसाइड्स नॉट टू फाइट विद हिज फैमिली मेंबर्स। सो फिर वहां पे कृष्ण जो है वो भगवत गीता बताते हैं, है ना, गीता का पूरा जो पार्ट होता है, मतलब गीता इज एक्सप्लेन्ड इन दैट सिनेरियो, है ना। वहां पे श्री कृष्ण जो है जो कुछ भी बोला जाता है उसी को गीता कहा जाता है। और उसमें जो पूरा ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने बॉन्डेजेस से बाहर निकलिए, है ना, रिलीजियस सोशल जितने भी बॉन्डेजेस है उससे बाहर निकलिए और अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए, राइट। तो इमोशनल लाइफ आप तभी बहुत अच्छी इमोशनल लाइफ जी पाओगे और फुलफिलिंग लाइफ जी पाओगे, राइट। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन ए गीता धर्मचरना, ऑप्शन बी ज्ञान योग, ऑप्शन सी गीता दर्शन, एंड ऑप्शन डी कर्म योग, ठीक है। तो देर आर थ्री योग्स, राइट, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। अगर आप लोग को पता है, अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो याद हो, आपको पता होगा। बट इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन सी बोला है, इट इज परफेक्टली करेक्ट। ऑप्शन सी इज गीता दर्शन। यही तो गीता बताती है, ये पूरा गीता जो है, गीता दर्शन का मतलब क्या है, ठीक है। ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, राइट, अबाउट हाउ टू कम आउट फ्रॉम द सोशल बॉन्डेजेस, है ना, रिलीजियस बॉन्डेजेस से कैसे बाहर निकला जाए, है ना, जब आप इस अपने आप को उसमें जकड़ा हुआ पाते हो, आप उससे कैसे फ्री हो, राइट। तो यही तो गीता एक्सप्लेन करता है, राइट। और इसके ही क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ये पूरा एक्सप्लेनेशन है भगवत गीता, राइट। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि ये पूरा ही गीता दर्शन है।
कई लोग सोच रहे होंगे कि गीता धर्म आचरण इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ये नहीं होगा। गीता धर्म आचरण इज द कॉन्सेप्ट विच वाज गिवन बाय संजय व्हेन, जब वो आया क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए पांडवों को, और जब संजय ने पांडवों को कहा कि जो है तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने धर्म आचरण का एक एक्सप्लेनेशन दिया कि धर्म क्या होता है, और आपको युद्ध अपने फैमिली मेंबर से नहीं करना चाहिए। अगर आप राज्य की लालसा नहीं करोगे तो आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र का एक दूत बन के आया था, राइट। और बट इसी की वजह से जो अर्जुन था उसको उसके मन में डाउट आ गया। फिर श्री कृष्ण ने पूरा जो है ना उनके डाउट को खत्म किया एज अ साइकोलॉजिस्ट, राइट। बिकॉज आप देखो कि साइकोलॉजी भी तो हमें वही करना सिखाता है, ठीक है। हमारे मन में जितने भी डाउट्स है, जितने भी थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको रिमूव करके हमें कर्म की तरफ आगे बढ़ाता है, राइट। तो दैट इज व्हाट श्री कृष्ण आल्सो डिड, है ना। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड इन गीता दर्शन, ठीक है। तो गीता दर्शन, गीता का पूरा जो दर्शन है, गीता वही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन एंड रीजनिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से असर्शन एंड रीजनिंग से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, गिवन बिलो टू एसेस स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इसमें से आपको असर्शन रीजनिंग वाला एक्सप्लेन करना है। नाउ स्टेटमेंट्स क्या है, मैं वो पढ़ता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, बोथ नेचुरल साइंटिस्ट्स एंड सोशल साइंटिस्ट फॉलो द सेम मेथड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ। Reason is the research parameters use the same theme are similar. So social scientist और जो नेचुरल साइंटिस्ट है वो सेम टेक्निक फॉलो करते हैं फॉर पोस्ट पॉजिटिविज्म, राइट। पोस्ट पॉजिटिविज्म यही बोलता है कि जो नेचुरल साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट है वो सेम टेक्निक फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके सबके टूल्स एक है। इज इट ट्रू? तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर सही होना चाहिए? जिन्होंने भी आंसर ए बोला है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज इसका आंसर जो होगा वो ए होने वाला है। क्यों? क्योंकि दैट इज ट्रू। पोस्ट पॉजिटिविज्म यही बोलता है कि जो सोशल साइंटिस्ट है और नेचुरल साइंटिस्ट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है ट्रूथ को लेके, वो उसको लेने का जो तरीका है वो सेम है ना। सेम मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके जो टूल्स है वो सब टूल्स भी सेम है, ठीक है। बिल्कुल सही है, असेसमेंट और रीजन सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजनिंग में असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और रीजनिंग जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। The major problem faced by the developing psychology discipline in India was that inapplicability of the Western psychology theories in the social reality of India. Is it true? अगर ये सही है तो फिर रीजनिंग देखते हैं। Indian psychologists were unable to understand the problem in Indian society objectively and failed to handle it in a systematic way. क्या रीजन सही है, और क्या ये करेक्ट रीजन है असर्सन का? तो यस, बिल्कुल सही। दोनों के दोनों सही है। अगर जिन्होंने भी बी ऑप्शन सही किया है तो उनके आंसर सही होंगे, राइट। ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम जो थी इंडियन डिसिप्लिन या इंडियन साइकोलॉजी को लेके, कि जब शुरू शुरू में जब इंडियन साइकोलॉजी डेवलप हुई हो रही थी, तो जितने भी हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुआ करते थे या साइकोलॉजिस्ट थे, दे ऑल वर स्टडीड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनको वेस्टर्न साइकोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर थी, वो यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट क्यों नहीं अप्लाई हो पा रही थी? बिकॉज यहाँ के सोशल एस्पेक्ट्स, यहाँ के कल्चरल बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स बहुत डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे इन कॉन्टेक्ट्स को, इन फीचर्स को नहीं एक्सेप्ट किया गया था, है ना, और इसको अकाउंट में नहीं लिया गया था। इसकी वजह से यहाँ पे साइकोलॉजी फेल हो रही थी। इट वॉज नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश एनीथिंग, राइट, इन इंडिया। तो
दिस वॉज करेक्ट एंड इसका रीजन जो है, इंडियन साइकोलॉजिस्ट वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन इंडिया सोसाइटी ऑब्जेक्टिवली एंड फेल्ड टू हैंडल सिस्टमैटिक वे, राइट? क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्टिव, यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो उसको ऑब्जेक्टिवली समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस थी वो काफी डाइवर्स है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो काफी डाइवर्स है, राइट? और उसको जब तक आप अकाउंट में नहीं लोगे, यहाँ के कल्चरल बिलीव्स, यहाँ के रिलीजियस बिलीव्स, तब तक आप उनको टैकल नहीं कर सकते हो, उनके यहाँ के प्रॉब्लम्स को आप टैकल नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई रीजन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर सपोर्टेड बाय क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव फॉर डाटा कलेक्शन? नाउ क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव जो है, इसके हिसाब से कौन सा मेथड जो है वो सपोर्ट किया जाता है? क्रिटिकल पैराडाइम जो था, उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं टू स्टडी इट एंड टू परफॉर्म इट? तो इसमें चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं: इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू ओनली, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे। क्या आंसर होना चाहिए? सोच के बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया है, दे आर टोटली करेक्ट। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, राइट, ये जो है ये सबसे बेस्ट टेक्निक है टू कलेक्ट द टू डू क्रिटिकल रिसर्च, राइट? क्रिटिकल रिसर्च करने के लिए या क्रिटिकल पैराडाइम में इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट वे। ठीक है, और डाटा कलेक्शन भी जो होता है ये भी होता है, बट इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, जहां पे हम क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू जिसको हम डायलॉजिकल व्यू वे भी बोलते हैं, है ना, डायलॉग के फॉर्म में इसको किया जाता है, तो ये एक मेथोडोलॉजी है, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्रिटिकल पैराडाइम में दो मेथोडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, है ना, इस तरीके से हम करते हैं। तो ए ऑप्शन वाला जिन्होंने टिक किया है वो सही है। ओके, which of the following research methodologies are supported by positivists? तो पॉजिटिविस्ट जो है वो कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? आपके पास तीन रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे दे रखे हैं: एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, सर्वे मेथड। क्या सही होना चाहिए? ए इज 2 and 3, बी इज 1, 2 and 3, सी इज 1 only, and डी इज 1 and 2। Which option do you think is the correct one? ओके, तो जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे तीनों ही पॉजिटिविस्ट को, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी या पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को के मेथोडोलॉजीज हैं, राइट? एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, एंड एक और होता है कोरिलेशनल स्टडीज, राइट? अगर आप कोरिलेशनल स्टडी भी कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिविस्ट का टेक्निक ही है ना, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो ये तीन रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे मेथड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द इंडियन फिलोसफर मेड इम्पैक्ट ऑन विलियम जेम्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? ठीक है, कौन से इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर थे, जिसने विलियम जेम्स पे इम्पैक्ट किया और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट पे भी इम्पैक्ट किया था इन्होंने? तो ऑप्शन है आपके सामने: स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, आर राधा कृष्णन, एंड श्री नारायण गुरु। कौन इसका सही ऑप्शन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद, राइट? उनका जो स्पीच था शिकागो में, ठीक है, अगर आपने शिकागो का वो स्पीच सुना है या आपने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, वो 3 दिन चला था स्वामी विवेकानंद का, एंड इट वाज अ वेरी फेमस स्पीच, है ना, और बहुत इफेक्ट डाला था उन्होंने विलियम जेम्स के ऊपर, है ना। उन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात किया था, इंडियन फिलोसफी के बारे में बात किया था, है ना, इंडियन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था फॉर द साइकोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट रिसर्च एम एट, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट रिसर्च जो होता है वो किस पे एम करता है? ए, फाइंडिंग द ट्रुथ, बी, एक्सप्लेनिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, सी, नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, ठीक है, डी, नन ऑफ द अबव।
सो जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन बी चूज किया है मींस वो करेक्ट है, बिकॉज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो फाइंडिंग द ट्रुथ के बिकॉज हम उनके हिसाब से जो है ना, ट्रुथ जो है इट हैज डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। वो अलग अलग हो सकते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, वो सोशल सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं, है ना, और सबके अपने डिफरेंट ट्रुथ्स हो सकते हैं। तो वो उस पे डिपेंड करता है ना। इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिविस्ट से बहुत अलग है, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है उनसे बहुत अलग है। तो जो इसका ऑप्शन होगा इट शुड बी बी, एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करता है, नॉट फाइंडिंग द ट्रुथ, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। पॉजिटिविज्म में ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। रीजनिंग में देखते हैं, द अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट लाइक फीलिंग एंड इमोशन आर अनइम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी। इज इट ट्रू? कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही लग रहा है आपको? ए सही है, आर सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या लगता है आपको इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सोचिए, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिविज्म, राइट। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग? या रीजनिंग जो है इसका, क्या ये रीजन सही है? अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट लाइक फीलिंग एंड इमोशंस आर अनइम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी। इज इट ट्रू? आई थिंक अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने डी चूज नहीं किया है वो एक बार दोबारा से इसको जाके चेकआउट करिए। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, यस इट इज ट्रू। अनऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट्स लाइक फीलिंग एंड इमोशंस आर अनइम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट क्या ये सही रीजन है? नहीं, ये सही रीजन नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? ये रीजन थोड़ी होगा उसका, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी असर्शन एंड रीजनिंग है अगेन, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है ना। तो क्या है क्वेश्चन? इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम वाज बैरियर फॉर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ मेनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी इन इंडिया, राइट। रीजनिंग क्या है? colonial encounter denied the importance of Indian culture and tradition. Was that the reason? क्या ए सही है, असर्शन सही है, रीजनिंग सही है? अगर दोनों सही है तो चूज द ऑप्शन बी। अगर सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है ए का बट दोनों सही है तो चूज द ऑप्शन सी। अगर डी आपको सही लगता है मींस ए फॉल्स आर ट्रू, देन चूज ऑप्शन डी, एंड अगर दोनों ही फॉल्स है तो चूज ऑप्शन ए। क्या सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सोचिए। इसका ऑप्शन होगा बी, राइट। मींस assertion and reasoning is correct and reasoning is the correct explanation of A। कैसे? देखिए, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो था ना, यस इट वाज द बैरियर फॉर इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ मेनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी इन इंडिया, राइट, दैट वाज ट्रू। साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, राइट। वो उनको इसको डेवलप होने ही नहीं दे रहा था, राइट। रीजनिंग क्या है? colonial encounter denied the importance of Indian culture and tradition। एग्जैक्टली यही तो रीजन था, ठीक है। क्योंकि कॉलोनियल एनकाउंटर जो था वो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी मानता ही नहीं था, ठीक है। इसका कोई रोल सोचता है, समझता ही नहीं था फॉर द साइकोलॉजी, राइट। क्योंकि उनके हिसाब से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो थे वो दूसरे थे अकॉर्डिंग टू वेस्ट कल्चर, राइट। उन्होंने इंडियन कल्चर को कंसीडर ही नहीं किया था और इसको एक इंफीरियर कल्चर समझा जाता था, राइट। लेकिन बाद में जब इसका इंपॉर्टेंस देखा गया और इसका हमारे सोसाइटी पे जो एप्लीकेशन है वो देखा गया, तो फिर इन दोनों को कंसिडरेशन में लिया गया और इस तरीके से इंडियन साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वरना इंडियन साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ के आए थे वेस्टर्न साइकोलॉजीज, बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो अप्लाई नहीं हो रहा था यहाँ पे। यहाँ के सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स, यहाँ के सोशल कल्चरल बिलीव्स बहुत डिफरेंट थे, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड
अगर आपने ये समझ लिया है, जिन्होंने ये सही किया है और जिनका अभी तक सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दे शुड पैट ऑन देयर बैक्स, है ना, क्योंकि हार दोगे भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। राइट, तो और जिनके नहीं हो रहे हैं, आपको रिवीजन की जरूरत है ना, आपको एक प्रॉपर स्टडी की जरूरत है, तो एक बार अच्छे से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। formulated the modern approach about positivism? Who formulated the modern approach about positivism? Positivism के बारे में मॉडर्न अप्रोच किसने दिया था? ऑप्शंस आर विलियम जेम्स, जॉन लॉक, एमिली डर्किम एंड अगस्ट कॉमेट। सो जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है अगस्टी कॉम्डे, दैट इज करेक्ट। अगस्टी कॉम्टे जो थे, इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म पे इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया। राइट, और पॉजिटिविज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो है ना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें इन्होंने बोला कि कॉज एंड इफेक्ट जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, और ट्रूथ इज देयर एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द ट्रूथ। राइट, आपको ट्रूथ के लिए ही फाइंड आउट करना है ना, सारा फोकस ट्रूथ पे कर देना है, एंड ट्रूथ प्रेजेंट है, अब आपको बस वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिहेवियर से जो है आप पर्सन के माइंडसेट को पता किया जा सकता है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो अगस्टी कॉम्बैट, तो जिन्होंने सही डी ऑप्शन चूज किया है दैट इज करेक्ट। जिन्होंने नहीं चूज किया देन प्लीज रिवाइज द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 12। साइकोलॉजी इज द डिसिप्लिन, असर्शन क्या है? साइकोलॉजी इज द डिसिप्लिन originated from biology and philosophy. Is it true? And reasoning है, psychology has completely dependent on biology for the clarification of certain components. Is it true? और अगर ये सही है तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसरसन का? सो जिन्होंने भी ऑप्शन सी बोला है, ठीक है, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी कैसे होगा? आज देखो दोनों सही है, आई आई कैन एग्री, आई टोटली एग्री। राइट, लेकिन रीजनिंग जो है इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, है ना, वो करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरसन का। देखिए क्या बोल रहा है, psychology has to completely depend upon biology for the clarification of the certain components. Well, it is true, right? But ये explanation कैसे हुआ इसका कि psychology is the discipline obtained originated from biology and philosophy, right? Biology and philosophy से originate हुआ है, इसका explanation थोड़ी है ये। ठीक है, ये yes completely depend upon biology for the clarification of certain components, बिल्कुल dependent होना पड़ता है, लेकिन ये explanation थोड़ी हुआ उसका। राइट, तो बिल्कुल सही, ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ontological assumptions of social constructivism involves, ठीक है, ontological assumptions of social constructivism जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है? ontological assumptions, राइट, ontological assumptions के बारे में पूछ रहा है। there are individual and group shared realities. Is it true? Tangible external reality is supported. Is it true? It is similar to positivistic viewpoint. Is it true? या ऑल ऑफ द, क्या सही आंसर है? ओके, सो जिन लोगों ने बोला है आंसर ए, राइट, वो बिल्कुल सही है। डी आंसर नहीं होगा, कैसे हो जाएगा डी? पॉजिटिविस्टिक व्यू पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं सिमिलर है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी जो है ये बोलती है कि जो आपका जो नॉलेज रियलिटी है वो वेरी कर सकता है, राइट, इट डिपेंड्स, है ना, सिचुएशन और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सोसाइटी सोसाइटी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे। तो देखिए इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है, देयर आर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप शेयर्ड रियलिटी, राइट, इंडिविजुअल्स और ग्रुप शेयर्ड रियलिटीज है, दिस इज ट्रू, राइट। टेंजिबल एक्सटर्नल रियलिटी सपोर्टेड, नो इट्स नॉट। ठीक है, पॉजिटिविस्ट आइडिया आ गया ये तो। ठीक है, इट इज सिमिलर टू पॉजिटिविस्ट व्यू पॉइंट, नो इट्स नॉट। ओके, सो यहाँ पे जो ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशंस होंगे वो ए सही है। अगर आपने ये चूज किया है तो देन गो आप करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। हर्मेनिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, हर्मेनिस्टिक्स जो है वो किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? ठीक है, एडवर्ड हर्सल, इमैनुअल कंट, विलियम डल्थी एंड एमिली डर्किम। अगर आपने फिनोमिनोलॉजी पढ़ा है तो वहीं पे आ जाता है ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट, राइट।
हर्मेनिस्टिक व्यू पॉइंट जो है फिनोमेनोलॉजी का ही पार्ट है। तो आंसर जिन्होंने एमिली डर्किन चूज किया है दैट इज टोटली करेक्ट, सॉरी टोटली रॉन्ग, राइट। एमिली डर्किन जो होंगी वो गलत, डर्किन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एमिली डर्किन का जो रोल है वो तो फिनोमिनोलॉजी को देने में है, नॉट क्या कहते हैं दिस ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट, राइट। इसको तो इन्होंने नहीं दिया था। ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो देने वाले थे आपके विलियम डर्थली, ठीक है। इन्होंने ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो दिया था, है ना, जहां पे इन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी या आपका जो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, वो सब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से गवर्न होते हैं ना, आपके इंटरनल है, ठीक है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छा कर दो तो, ठीक है। तो दैट इज विलियम डर्थली। Okay, question number 15. Arrange the following correct sequence of indigenization of psychology in India. Indigenization of psychology in India, इसको आपको अरेंज करना है। तो इंडियनाइजेशन कैसे हुआ था साइकोलॉजी का इंडिया में? ऑप्शंस देखिए। ड्रॉन ऑफ इंडियनाइजिंग फेज, स्टेट ऑफ क्राइसिस इन इंडियन साइकोलॉजी, ब्लाइंड रेप्लिकेशन ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। बी ऑप्शन, blind replication of Western psychology, a dawn of Indianization phase, state of crisis in Indian psychology. State of crisis, C option, state of crisis in Indian psychology, dawn of Indianization phase, blind replication of Western psychology. D option, blind replication of Western psychology, state of crisis in Indian psychology, dawn of Indianization phase. क्या ऑप्शन सही होगा? बहुत इजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें तो मेरे को नहीं लग रहा है इतना कुछ डिफिकल्ट है। आप लोग अगर सिंपल कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तो आप गेस भी कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है। तो जिन्होंने भी आंसर बोला है डी, दे आर टोटली करेक्ट। और इसका जो आंसर होगा वो डी है, ठीक है। ब्लाइंड रेप्लिकेशन ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई? हम सब जो है ना वेस्टर्न साइकोलॉजी को फुल्ली रेप्लिकेट कर रहे थे, ठीक है। काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो स्टेट ऑफ क्राइसिस इन इंडियन साइकोलॉजी, तो स्टेट ऑफ क्राइसिस हो गया था, राइट। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया? फिर जो है वहां से हमने इंडियनाइजेशन जो है वो शुरू किया, और यहाँ से डॉन ऑफ इंडियनाइजेशन फेज शुरू होता है, और जहाँ पे हम इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन कॉन्सेप्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल स्टडीज में, है ना। और यहाँ से इंडियन साइकोलॉजी का उत्पन्न शुरू होता है, ठीक है। डॉन ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविस्टिक assumptions about methodology, the researchers can use पोस्ट पॉजिटिविस्टिक assumptions about methodology क्या थे, राइट। ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करने हैं क्या ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अभी सेम क्वेश्चन है ये, है ना। सो ए ऑप्शन है कैजुअल कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिटिव एंड रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रेल्स, experimental study, quasi-experimental study, and correlational study. All A, B, and C is correct. चूज करिए, बहुत सिंपल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज क्या क्या थे, है ना। वही सेम मेथोडोलॉजीज होंगे यहाँ पे भी। कोरिलेशनल स्टडीज बिल्कुल सही है, होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बिल्कुल सही है, ये भी होता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी होता है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। अगर आप ऑप्शन डी चूज करते हो तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइको फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इन कॉन्सेप्ट करेक्ट ऑर्डर। तो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ओके, ऑप्शन ए क्या है? मैं एक आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप इसमें से सही ऑप्शन चूज करिएगा। ए ऑप्शन क्या है? डाटा जनरेटिंग सिचुएशन। बी ऑप्शन, इसका नेक्स्ट क्या है? द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है आपको, कौन सा मैचिंग सही है? मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, डिसाइड करिए और चूज योर आंसर।
ओके, सो जिन लोगों ने डी ऑप्शन सही किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप देखिए क्या होगा। अगर आपको सबसे पहला नहीं समझ में आ रहा, सबसे लास्ट में तो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, राइट। आपको फाइंडिंग को प्रेजेंट करना है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, डी गलत होगा, सी गलत होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस बीच में करेंगे ना, डाटा एनालिसिस के बाद ही तो प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन से पहले आना चाहिए डाटा एनालिसिस। कहाँ पे आ रहा है डाटा एनालिसिस प्रेजेंटेशन से पहले? ये रहा, ये रहा। अब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट? अब देखिए, डाटा एनालिसिस से पहले आपको डाटा जनरेट करना पड़ेगा, तो डाटा जनरेशन भी आएगा, तो उससे पहले डाटा जनरेशन आना चाहिए। तो डाटा जनरेशन जो है ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये देखिए, राइट, डाटा जनरेशन। उसके बाद फॉर्मूले, उससे पहले आ रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। तो कैसे होना चाहिए सीक्वेंस में? सबसे पहले हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर डाटा जनरेट किया जाएगा, उससे जो भी डाटा मिल रहा है ना, उसके उसके सिचुएशंस को देखा जाएगा, फिर डाटा एनालिसिस किया जाएगा, जो भी डाटा मिला उसको एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सही स्टेप है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च को करने का। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आई गेस आप आराम से कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो आपको रिवीजन की जरूरत है अगर आप ये गलत कर रहे हो तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये तो आप गेस भी कर सकते थे अगर आपने इसको इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम शो की है, राइट, क्योंकि बहुत गेसेबल क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें क्या ही है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है, फिर उसके बाद डाटा जनरेट होता है, डाटा एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, राइट। आपने जो कुछ भी फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्रिटिकल थ्योरिस्ट्स प्रपोज्ड अ लिंग्विस्टिक टर्न इन रिसर्च पैराडाइम। क्या क्या लिंग्विस्टिक टर्न थे इन रिसर्च पैराडाइम? ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने प्रपोज किया। रीजन है हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट रियलिटी और इट इज इंटरेक्टिवली कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज। इज इट ट्रू? क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है ए का? क्रिटिकल थ्योरीज प्रपोज्ड अ लिंग्विस्टिक टर्न इन द स्पीच इन द रिसर्च पैराडाइम। क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने लिंग्विस्टिक टर्म को प्रपोज किया था, राइट, रिसर्च पैराडाइम में। और क्यों किया था, इसका रीजन ये है क्या कि लैंग्वेज जो है वो हमें इंटरेक्टिवली, हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना, और रियलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। इज इट ट्रू? क्या ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन, जिन्होंने डी डी ऑप्शन बोला है वो सब गलत है। डी ऑप्शन इज रॉन्ग, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरे यहाँ पे ये बिल्कुल सही से एक्सप्लेन तो कर रहा है, बिल्कुल सही, है ना। जिन्होंने ये ए सही बोला है, इतना इजी क्वेश्चन तो था। ठीक है, जिसमें लिंग्विस्टिक टर्म के बारे में बात कर रहा है ना, तो लिंग्विस्टिक टर्म, यस, और लैंग्वेज से ही तो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो बिल्कुल सही रीजन है। और ये क्रिटिकल जो साइकोलॉजिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एडेर, हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इंडिजिनस साइकोलॉजी? इंडिजिनस साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व है? अभी हमने वो स्टेजेस देखे थे सारे, अगर आपको याद है तो गुड, नहीं तो फिर बैड, इट्स वेरी बैड, है ना। इसके कितने स्टेजेस हैं? जिन्होंने बी ऑप्शन चूज किया है वो सही है, बी इज टोटली करेक्ट, है ना। 4 स्टेजेस हैं इसके। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेजेस, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, पहला तो है इम्पोर्टेशन, है ना, हमने इंपोर्ट किया। सबसे पहले इंडिजीनियस कैसे हुआ था साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी कैसे बनी थी? सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, मतलब हम जो थे वहां से वेस्टर्न कंट्रीज से पढ़ पढ़ के आए, और हमने जो है यहाँ पे वो अप्लाई करना शुरू किया, फिर उसको हमने इम्प्लीकेशन करने लग गए, है ना। ठीक है, फिर वो फेल होने लग गया, तो हमने क्या किया, उसको इंडिजनाइजेशन किया। ठीक है, इंडिजनाइजेशन किया जब, मतलब हमने अपने थ्योरीज को इंक्लूड किया उसमें, सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स, उन सबको इंक्लूड किया, राइट। गीता, भगवत गीता, है ना, वेदास, राइट, वेदांत, उपनिषद, राइट, इन सब वेदांत, ये सबको हमने इंक्लूड किया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफिज्म, ये हमारी स्टडीज है, राइट, इनको हमने इंक्लूड किया। उसके बाद फिर हमने ऑटो थ्योराइज कर लिया, मतलब अब हम इसको टोटली इंडिपेंडेंटाइज हो गए हैं, हम अपने से इसको गवर्न करते हैं, राइट। दिस इज अ टोटली न्यू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज अ इंडियन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस साइकोलॉजी, इस तरीके से इंडिजीनियस साइकोलॉजी डेवलप होता है। सबसे पहले इंपोर्टेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंडिनाइजेशन, एंड देन ऑटोक्रेटाइजेशन। ठीक है, अपने आप चलेगा। ओके, ये 4 स्टेजेस है, याद रख लो इनको,
ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू positivistic view, there is an objective universe which has an order regardless of the human perception. Is it true? uh, Positivistic view believe in the realistic aspect of universe. क्या सही होगा इसका और कौन सा ऑप्शन सही है? यस, जल्दी फटाक से, क्या सही लग रहा है आपको? ओके, तो जो लोग बोल रहे हैं ए नहीं भैया, कैसे सही होगा ए? ठीक है, देखो, इसमें जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्टिक व्यू देयर इज एन ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स के बारे में इन्होंने थोड़ी बात किया था। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स के बारे में तो बात करने वाले थे आपके पोस्ट मॉडर्निज्म और आपके ये जो सोशल क्रिटिकलिस्ट जो थे, उन्होंने बात किया था ना, अभी हमने डिस्कस किया, राइट? ऑब्जेक्टिव व्यू को पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोगों ने थोड़ी बात किया था। पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोगों ने बोला था कि हाँ, रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, यस, इन्होंने रियलिस्टिक एस्पेक्ट, बिकॉज दे सेड कि यस देयर इज अ ट्रुथ, ट्रुथ है यूनिवर्स में, वो ट्रुथ होगा वहां पे। ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये कहाँ पे है आपको ये देखना है, तो ये गलत है असर्शन, है ना? रीजनिंग सही है, रीजनिंग जो है पोस्ट पॉजिटिव, यही तो उन्होंने बोला था ना, रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यस, जिन्होंने सी ऑप्शन चूज किया है वो सही है। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 21, क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव स्टेट्स दैट, अब देखिए फिर से क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा है। The subjective objective controversy in the neutral fact. Subjective objective controversy is non-problematic. Subjective objective controversy is a natural fact, not a natural fact. And D is subjective objective controversy is not a social label. जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन चूज किया है, दे आर करेक्ट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंट्रोवर्सी इज नॉट अ नेचुरल फैक्ट, है ना? तो ये एक नेचुरल फैक्ट नहीं है ना? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंट्रोवर्सी इज देयर, ठीक है, एंड इट इज टोटली मैन मेड, है ना? हम लोग जो है अपने अकॉर्डिंग हम लोग थ्योरीज को डेवलप करते हैं और उसके हिसाब से ही कंट्रोवर्सीज जनरेट होती है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंट्रोवर्सी इज नॉट अ नेचुरल फैक्ट, ठीक है, ये नेचुरल फैक्ट नहीं है, इट इज टोटली मैन मेड एंड आर्टिफिशियली जनरेटेड। ठीक है, सो 21 इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्ड फॉर द चेंज इन एटीट्यूड एंड perception of Indian psychology? First is problem with Western psychology in solving problems in their countries. Second, influence of spiritual system in India in the West, and secular nature of Indian psychology. क्या सही है इसका आंसर? बहुत इजी है, अभी हम इंडिजिनियस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंडियन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, राइट? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए फटाक से। तो जो लोग आप में से बोल रहे हो बी, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, नाइदर इज ए, आंसर इज सी, राइट? तीनों ही सही है। ठीक है, प्रॉब्लम विद वेस्टर्न साइकोलॉजी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर कंट्री, राइट? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां पे भी वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इंडियन साइकोलॉजी को भी महत्व दिया, राइट? क्योंकि फिर इंडियन साइकोलॉजी का एक रिकॉग्निशन मिला, राइट? और फिर उसका सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअल सिस्टम इन इंडिया इन द वेस्ट, ठीक है? तो इंडियन स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बहुत जगह फैलने लगा, और उसके वजह से स्पिरिचुअल सिस्टम को वेस्ट में भी देखा जाने लगा। ठीक है, सो उस तरीके से ये इंडिया में जो स्पिरिचुअल सिस्टम फैल रहा था और बाकी जगहों पे भी फैल रहा था, उसका एक इन्फ्लुएंस पड़ा, है ना? और उसके बाद सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी इज वेरी सेकुलर, राइट? हम यहाँ पे सूफीज्म की भी बात करते हैं, हम यहाँ पे जैनिज्म की भी बात करते हैं, बुद्धिज्म की भी बात करते हैं, और देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट उपनिषद्स, वेद्स, है ना, वेदांत्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, और टोटली हम सेकुलर एस्पेक्ट है। इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री बाय डेफिनेशन, ठीक है, ये बाय बर्थ इट इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, क्योंककि हमारा जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, इट इज डेवलप्ड ऑन द सेकुलर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम एथिज्म की भी बात करते हैं, हम नॉन एथिज्म की भी बात करते हैं, मतलब आपने अगर पढ़ा होगा तो हमारे में आस्तिक भी है, नास्तिक भी है ना? नास्तिक के तीन चार स्टेजेस हैं, जहाँ पे तीन स्टेजेस हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चार्वका, ठीक है? और आस्तिक में भी दो स्टेजेस हैं,
जो कंप्लीटली वेदास को फॉलो करते हैं, जो कंप्लीटली वेदास को नहीं फॉलो करते हैं। और जो कंप्लीटली वेदास को भी फॉलो करते हैं उसमें भी जैसे योगा हो गया, ठीक है, ये आपके आस्तिक के ही दूसरे वाले एस्पेक्ट में आता है, जो वेदास को नहीं फॉलो करते हैं, योगा, राइट, सांख्य फिलोसफी, ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ा है। और देन आपके पास एक और सेक्ट होता है जहाँ पे जो कंप्लीटली वेदास को फॉलो करते हैं, जहाँ पे उसमें भी दो सेक्ट्स है ना, जो इतने स्पिरिचुअल वे में उनको फॉलो करते हैं, और जो रियलिस्टिक वे में उसको फॉलो करते हैं, जो मंत्र वगैरह और ये सारी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, सो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इट इज टोटली सेक्युलर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिलीजन को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। इट इज आप अगर फॉलो कर रहे हो तो भी आप एक हिंदू रिलीजन का पार्ट हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी आप हिंदू रिलीजन का पार्ट हो। ठीक है, सो विच आर कॉल्ड चार्वकास, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी, ऑल ऑफ देम। Question number 23, which of the following factors have influenced the development of psychology in as a discipline? कौन सा फैक्ट जो है वो साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है एज अ डिसिप्लिन? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कल्चर, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। सो जिन्होंने भी डी चूज किया है, इट इज वेरी सिंपल, राइट, सारे ही सही होंगे। स्पिरिचुअलिटी भी है, रिलीजन भी है, कल्चर भी है, ये तीनों ही जो है फैक्टर्स है ना, साइकोलॉजी को डेवलप करने वाले। ठीक है, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, राइट। और जिन्होंने इन तीनों को चूज किया है वो सही है, ऑप्शन ए बी एंड सी इसका। सो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी से और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे न्यू कॉन्टेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाक से कर लो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, राइट, दबा के शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सके, है ना, और क्वेश्चंस को उनके लिए बहुत ईजी हो सके, राइट। हम सेकंड सेट भी लेके आएंगे इस इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस का, राइट, जहाँ पे हम और 25 क्वेश्चंस या 23 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या कमी रह गई, राइट, या आपके माइंड में कोई सजेशंस है तो आप डेफिनेटली हमें बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप डायरेक्टली जो कमेंट सेक्शन है आप वहां पे लिख के भेजिए, और आई विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, सो दैट्स इट। और अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स ज्वाइन करना, राइट, अगर आप चाहते हो कि इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना, तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इट्स जस्ट 4,000 रुपीज फॉर द कंप्लीट कोर्स, है ना। और अभी तुरंत अप्लाई करिए फ्री डेमो के लिए, डेमो इज टोटली फ्री, राइट। सो यू गाइस कैन अप्लाई नाउ। सो जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि यू गाइस वांट अ फ्री डेमो, सो वी कैन हैव द डेमो, राइट। ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।